हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन से पाठ दिए जल उठे, जिसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय। मधुकर जी द्वारा लिखित पुस्तक धुंधले पद चिन्ह, जो कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित है। यह पाठ उसी का एक अंश है। दांडी यात्रा के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में अवश्य पढ़ा होगा। भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तब अंग्रेज़ों ने नमक पर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था और इस वजह से उस समय भारतीयों द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था और जो नमक अंग्रेज़ों द्वारा आयात किया जाता था उस पर उन्होंने अत्यधिक कर लगा दिया था। कर कहने का अर्थ है टैक्स। इसी के विरोध में महात्मा गांधी अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे बसे दांडी गांव तक पैदल यात्रा तय की और यह यात्रा जो है वह शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को और 24 दिन की यात्रा पूरी कर 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल दांडी के समुद्र तट किनारे नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था। इसे ही दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, नमक कानून आदि नामों से जाना जाता है। इस पाठ में हम दांडी यात्रा के दौरान रास और कनकापुर नामक स्थान पर गांधी जी द्वारा जनसभा को संबोधित करना और मही नदी को पार करने की घटना का वर्णन पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर सिलिडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उसकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि रास के पास, रास जो है वह गुजरात का एक छोटा सा गांव है, तो रास के पास बूढ़े बरगद का पेड़ था, जिसने दांडी कूच की तैयारी का पूरा दृश्य देखा था। दांडी कूच के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। वहां उन्हें भाषण देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन लोगों ने उनसे 2 शब्द कहने के लिए आग्रह किया। आग्रह करना यानी प्रार्थना करना। तो उन्होंने 2 शब्द कहे। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वे सभी सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? क्या वे सभी उनके साथ हैं? इसी बीच फौजदारी अदालत के अफसर ने मनाही का आदेश लागू किया। यहाँ आप देखेंगे निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा कहने का अर्थ होता है मनाही, मनाही का आदेश। तो फौजदारी का जो अफसर था उसने मनाही का आदेश जो है वो लागू कर दिया था और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि फौजदारी अदालत के अफसर ने दांडी कूच करने के लिए मनाही का आदेश दिया था। अब कोई भी दांडी कूच नहीं कर सकता था, क्योंकि इस पर फौजदारी अफसर का आदेश था।
अगर कोई इस आदेश का पालन करने से मना करता तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। तो वल्लभ भाई पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिरडी, देखिए स्थानीय कलेक्टर कौन था? शिरडी, उसके आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल साहब ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। अब जज को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस धारा के अंतर्गत उन्हें सजा दे, क्योंकि उन्होंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं था। तो 1.5 घंटे सोचने के बाद उसने पटेल साहब पर 500 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की कारावास की सजा दी। अब यह सारी बातें किसको पता चली? गांधी जी को। गांधी जी इन सारी बातों को सुनकर के बहुत क्षुब्ध हुए। क्षुब्ध होना यानी नाराज होना। और गांधी जी ने कहा कि यह जो अभियान है वह 12 मार्च से पहले ही शुरू हो सकता है। तो बच्चों, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। याद रखेंगे आप लोग, दांडी मार्च जो है वह शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। यहाँ इस इमेज को देखिए बच्चों, इस इमेज में आपको दिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो दांडी यात्रा में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँच गए थे? गुजरात के एक गांव रास, और वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। आगे लेखक बताते हैं कि जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर के जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। अब गांधी जी भी आश्रम से बाहर निकल आए कि पटेल जी की गाड़ी जब आश्रम के सामने से गुजरेगी तो उनसे उनकी मुलाकात हो जाएगी। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाले मोटर वहां किसी भी हाल में वहां नहीं रुकेगी। अब देखिए, सब यही सोच रहे थे कि आश्रम के सामने से तो गाड़ी गुजरेगी, लेकिन मोटर को वहां नहीं रोका जाएगा। अब आगे क्या हुआ? लगता है पटेल का रौब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। अब जैसे ही गांधी जी बाहर निकल के आए, गाड़ी रुकी। अब देखिए महात्मा गांधी और पटेल साहब के बीच क्या बातचीत हुई। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। संक्षिप्त मुलाकात कहने का अर्थ होता है बच्चों, एक छोटी सी मुलाकात। छोटी सी मुलाकात हुई उनके बीच। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। अब जेल जाते हुए पटेल साहब कहते हैं कि मैं तो अब जेल जा रहा हूँ, अब यह जो दांडी यात्रा है वह आपके हवाले है, अब आप लोग ही इसका भार संभालो। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। अब देखिए, पटेल साहब की गिरफ्तारी हो गई और पूरे देश भर में इसकी निंदा की गई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। पूरे देश से लोगों की प्रतिक्रिया जो है वह आने लगी। सभी अपने अपने विचार व्यक्त करने लगे। इसी बीच दिल्ली में मदन मोहन मालवीय जी ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव किया कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल नहीं भेजा जा सकता। भर्त्सना शब्द का अर्थ होता है बच्चों निंदा। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अंग्रेजी शासन था, प्रस्ताव कैसे पारित होता? अंग्रेज जो चाहते थे वही करते थे। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। सबने अपनी अपनी राय दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। तो यहाँ कहते हैं कि भारत सरकार एक ऐसा उदाहरण, नज़ीर शब्द का अर्थ होता है बच्चों उदाहरण, तो कहते हैं कि भारत सरकार एक ऐसा उदाहरण पेश करेगी जिससे अंग्रेजी सरकार को भयानक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। गंभीर यानी भयानक या खतरनाक। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। अब गांधी जी भी कहाँ पहुंच गए? रास। और वह कानून अभी भी लागू था
कौन सा कानून? तो निषेधाज्ञा का, कि अगर दांडी मार्च शुरू किया जाएगा तो उसमें जो भी लोग शामिल होंगे उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो अभी भी वह कानून लागू था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। जितने लोग थे सभी ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर रखी थी कि आगे हमें क्या करना है। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकेंगे। तो देखिए, अब यह भी तय हो गया था कि अब गांधी जी को भी अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गांधी जी के बाद दांडी मार्च की अगुवाई कौन करेंगे? अब्बास तैयब जी। यह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे बताते हैं लेखक कि बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। अब देखिए, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी सत्याग्रही थे, अब वह सभी आश्वस्त थे कि गांधी जी को जलालपुर तक पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी सब अपनी तैयारी कर चुके थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें क्या करना है। रास में गांधी का भव्य स्वागत किया गया। जब गांधी जी गुजरात के उस छोटे से गांव रास में पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। भव्य शब्द का अर्थ होता है शानदार। लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया, जोर शोर से स्वागत किया। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार समुदाय कहने का अर्थ होता है बच्चों, जो लोग जमींदार थे, जो लोग अमीर थे, वो सभी लोग इस सत्याग्रह में शामिल थे और गांधी जी का साथ दे रहे थे। दरबार गोपाल दास और रवि शंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। तो यहाँ एक रियासत के मालिक, तो ये जो गोपाल दास जी थे, ये जो रवि शंकर महाराज थे, ये सभी एक रियासत के मालिक थे, बहुत ही अमीर लोग थे। तो ये सब भी वहाँ मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खासतौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवन में है। तो जो जमींदार लोग थे, जो रियासती लोग थे, वह बढ़ चढ़ करके इस दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ शामिल हो रहे थे। दरबार लोग रियासतदार होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है बच्चों, दरबार लोग क्या होते हैं? रियासतदार। रियासतदार कहने का अर्थ होता है किसी रियासत के मालिक। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। रियासतदार यानी रियासत के मालिक कह सकते हैं या इलाके के मालिक कह सकते हैं। दांडी यात्रा में जो रियासतदार लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर गांधी जी का साथ दिया था। उनकी साहबी थी, ऐसो आराम की जिंदगी थी, एक तरफ का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी कहते हैं जो अपने ऐसो आराम की जिंदगी छोड़ करके हमारे लिए हमारे साथ खड़े हैं, हमें उनसे त्याग और हिम्मत सीखना चाहिए। अब आगे लेखक बताते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। तो इस बैठक को करने से पहले वह किससे मिलना चाहते थे? गांधी जी से मिलना चाहते थे। लेकिन उस समय गांधी जी कहाँ थे? रास में थे, तो मिलना नामुमकिन था। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपने जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। अब देखिए, अब गांधी जी तो रास पहुंच गए थे और 21 मार्च को साबरमती तट पर क्या होने वाला था? भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक। तो गांधी जी वहां पहुंचने में असमर्थ थे। उन्होंने एक पत्र जो है वह जनसभा से पहले लिखवाया। अब देखिए उस पत्र में उन्होंने क्या लिखवाया। गांधी जी कहते हैं, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना होगा। जागरण करना यानी जगना होगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इसे बचा भी नहीं जा सकता। अगर तुम कल रात से पहले जाना चाहते हो तो इससे नहीं बच सकते, तुम्हें इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा
संदेश वाहक तुमको वहाँ तक ले आएगा। अब अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो संदेश वाहक जो संदेश लेकर के तुम्हारे पास जा रहा है, संदेश वाहक कहने का अर्थ होता है बच्चों संदेश पहुँचाने वाला, वह तुम्हें मुझ तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। अब देखिए, प्रयाण शब्द का अर्थ होता है बच्चों यात्रा। प्रयाण शब्द यानी यात्रा। तो इस यात्रा की कठिनतम घड़ी में यानी मुश्किल घड़ी में, कठिनतम यानी मुश्किल या कठिन घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधे पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। तो इसके लिए तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें रात के 2 बजे किसी जाने परखे या अनजाने मछुआरों के कंधों पर बैठ करके ये जो माही नदी है उसकी धारा को पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। यानी राष्ट्र के लिए यानी देश के लिए वह जिस यात्रा पे निकले थे उस यात्रा को वह रोक नहीं सकते थे। प्रकार का पत्र वो नेहरू जी के लिए लिखते हैं। आगे लेखक बताते हैं, वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण राष्ट्र में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। अब देखिए, आम लोगों के बीच भी बहुत सारी बातें जो हैं वह चल रही थी, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल की तो कोई गलती थी ही नहीं, फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कारावास में डाल दिया। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा दे गए। अब राष्ट्र में जैसे ही सबको पता चला कि गांधी जी का जनसभा आयोजित होने वाला है, तो वहाँ जितने भी ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे लोग थे, पुश्तैनी मुखिया, अब देखिए पुश्तैनी कहने का अर्थ है बच्चों पीढ़ियों से जो चली आई प्रथा थी, तो पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग मुखिया बनते थे उन्होंने क्या किया, अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार का दिया हुआ जो पद था वह उसको छोड़ दिया, उनकी गुलामी को छोड़कर इस्तीफा दे कहाँ चले आए, गांधी जी की जनसभा में। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। अब वह कहाँ से जाएंगे, तो जो ब्रिटिश आधिपत्य यानी ब्रिटिश सरकार के अधिकार के अंतर्गत है। आधिपत्य मतलब होता है बच्चों अधिकार। तो जो जगह ब्रिटिश अधिकार के अंतर्गत है वह उधर से ही होकर के जाएंगे। वह उनसे डरेंगे नहीं, बल्कि उनका सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा, और साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि हम किसी राजघराने इलाके से नहीं जाएंगे, लेकिन बड़ौदा रियासत से उन्हें गुजरना पड़ा। अब क्यों गुजरना पड़ा तो वह देखिए। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। अब जब अगर वह बड़ौदा रियासत से नहीं गुजरते बच्चों, तो उन्हें 20 किलोमीटर लंबी यात्रा और करनी पड़ती और उनका जो कार्यक्रम था उस पर भी असर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। अब जितने भी लोग थे सभी गाजे बाजे के साथ शामिल हो गए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी। रास में कुल कितने लोग निवास करते थे? 3000। लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। लेकिन गांधी जी की जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। लेखक बताते हैं, अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। अब यहाँ देखिए, गांधी जी जनसभा को संबोधित करते हुए पटेल साहब का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि सरदार पटेल को जो यह सज़ा मिली है वह सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है।
अब दांडी यात्रा जो थी वह नमक कानून को तोड़ना था और जिस वजह से सरदार पटेल को यह सज़ा मिली थी। तो यहाँ कहते हैं गांधी जी की यह सज़ा जो है वह आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में उन्हें मिला है, तो उनकी जो यह कुर्बानी है यह हमें जाया नहीं करना है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया। अब गांधी जी चाहते थे कि जो भी भारतीय अंग्रेज़ों की सेवा कर रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं, वह अपना इस्तीफ़ा उन्हें दे। और उन्होंने कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लालची प्रवृत्ति के हैं। वह गंदगी पर किसकी तरह चिपके हुए हैं? मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। जैसे मक्खी गंदगी से चिपकी हुई है, वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी से चिपके हुए हैं। उन्हें भी अपनी निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? उन्होंने कहा कि आप लोग कब तक इन अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहेंगे और ये अंग्रेज़ हमारे लोगों को यातनाएं देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंख नहीं खुली है? अब आगे लेखक बताते हैं, गांधी ने रास में यह राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। गांधी जी को भी पता था कि दांडी यात्रा के दौरान उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो यह अच्छी बात है। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब देखिए सरकार को क्या चुनौती देते हैं वो। गांधी जी कहते हैं, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो यही सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को ही काला पानी देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म मानते तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अब देखिए, उन्होंने अंग्रेजी सरकार को बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है तो यह अंग्रेजी सरकार के लिए शर्म की बात है। लज्जा शब्द का अर्थ होता है शर्म। अंग्रेजी सरकार के लिए क्या है? शर्म की बात है। तो सज़ा किन्हें होना चाहिए? उन लोगों को जो राजद्रोही हैं, जो अपने ही देश में रह करके दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। उन्हें काला पानी की सज़ा होनी चाहिए, उन्हें देश निकाला होना चाहिए, उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। लेखक बताते हैं, सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुँचे। अब सत्याग्रही सब शाम के 6 बजे रात से निकल चुके थे और कनकापुर पहुँच गए। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए और कुछ थकान इस आशंका से थी कि कहीं मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। अब देखिए, अब कनकापुर तो पहुँच गए थे। लोगों के मन में एक आशंका थी कि अब मही नदी कैसे पार किया जाए। सभी बहुत थके हुए थे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी व्यार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। ठंडी व्यार कहने का अर्थ है बच्चों ठंडी हवा। ठंडी हवा ने किसका स्वागत किया? सत्याग्रहियों का। कनकापुर में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। वह बूढ़ी औरत क्या कहती है गांधी जी से? अब देखिए, वह 105 साल की बूढ़ी थी, फिर भी वह चाहती थी कि हमारे देश को आज़ादी मिले। वह गांधी जी से कहती है कि आप स्वराज लेकर के ही वापस आना और जल्दी आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा, आऊँगा तो स्वराज के साथ। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुर पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। अब देखिए, कनकापुर वह लेट से पहुंचे तो जो जनसभा था उसे 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज में रंग से राजा तक सब दुखी हैं। अब देखिए, जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने
ब्रितानी कुशासन यानी ब्रिटिश के कुशासन यानी गलत तरीके से जो ब्रिटिश शासन कर रही थी उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि यहाँ चाहे राजा हो या रंक यानी गरीब, अमीर हो या गरीब, सभी दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नाचती है, नचाने को तैयार हैं। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से करेंगे। तो गांधी जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अंग्रेजी कुशासन के बारे में बताया कि यह क्या है, एक राक्षसी राज है, राक्षसी शासन है, जिसका हमें क्या करना है, संहार करना है। संहार करना यानी कि नाश करना, उसे अपने देश से उखाड़ फेंकना है। अब आगे का रास्ता तय करना था, तो जो लोग उनके साथ सत्याग्रह में शामिल थे उन्होंने सोचा कि गांधी जी थोड़ी यात्रा जो है वह कार से कर लेंगे। गांधी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता, वह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का दुख सुख समझे, ये सच्ची यात्रा होती है। तो देखिए बच्चों, गांधी जी जो थे वह कार से चलने से मना कर दिए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा जो है वह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है। वह चाहते थे कि अब अंग्रेज हमारे देश से हमेशा के लिए चले जाएं, और कहते हैं कि ऐसी यात्रा में लोग जो हैं वह वाहन का प्रयोग नहीं करते। यह क्या है, धर्म यात्रा। उन्होंने इस यात्रा को किसका नाम दिया बच्चों, धर्म यात्रा का नाम दिया, कि यह धर्म के लिए की जाने वाली यात्रा है, इसमें हम किसी भी साधन का लाभ नहीं ले सकते। तो कहते हैं कि जब तक इंसान यात्रा में कष्ट न सहे, लोगों का सुख दुख न समझे, तब तक सच्ची यात्रा नहीं होती। लेखक आगे बताते हैं, ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया, ताकि इसका खतरा ही न रहे। अब यहाँ समझिए बच्चों, लेखक बताते हैं कि कुछ ब्रिटिश हुक्मरानों को ऐसा लग रहा था कि गांधी जी दांडी पहुंचेंगे और नमक कानून को तोड़ेंगे। और यह तो सभी जानता है कि समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़कर जाता है, और जिसकी रखवाली के लिए अंग्रेज़ों ने एक चौकीदार रखा था। और गांधी जी ने भी कहा था कि यहाँ पर नमक बनाया जा सकता है। तो गांधी जी को समझने वाले जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई भी काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, तट पर जितने भी नमक के भंडार थे सभी को हटा दिया गया, सभी को नष्ट करवा दिया गया। आगे लेकर कहते हैं कि नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुर में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब देखिए, वह यात्रा जो था वह कनकापुर में भाषण के बाद समाप्त हो जाना था, लेकिन उसमें कुछ बदलाव आया। परिवर्तन यानी कि बदलाव। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। तो देखिए क्या परिवर्तन किया गया कि अब नदी पार करनी है, तो लोगों ने यह तय किया कि हम नदी आधी रात को पार करेंगे। ऐसा क्यों? उस समय समुद्र का पानी चढ़ता है, यानी कि ऊपर की तरफ आता है, आगे की तरफ जाता है, तो कीचड़ और दलदल से बचा जाएगा। अब रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। सभी कहाँ चले? नदी की ओर। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। अब रात अंधेरा था, तो 4 किलोमीटर तक गांधी जी को दलदल वाले जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा।
तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। अब देखिए, गांधी जी तट पर पहुंचे और वहाँ एक झोपड़ी था जिसमें आराम किए, आधी रात का इंतजार सब करने लगे। मही के तट पर उस घुप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। अब यहाँ देखिए, मेला जैसा लगा हुआ कहने का अर्थ है वहाँ बहुत सारे लोग थे और चारों तरफ रौनक ही रौनक नज़र आ रहा था। मेला तो आप लोगों ने देखा होगा। भजन मंडलियाँ थी, लोग भजन गा रहे थे। डांडिया रास के निपुण दरबार थे, उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का डांडिया रास, देखो बल्लभ का डांडिया रास। अब लोग जो थे वह नाच गा रहे थे, झूम रहे थे। डांडिया रास सरकार का नाच, देखो बिट्ठल का डांडिया रास, देखो भगवान का डांडिया रास। तो इस तरीके से लोग जो हैं वह भजन गा रहे थे और दांडी यात्रा का आनंद ले रहे थे। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुर पहुंच गए। अब गांधी जी को माही नदी पार कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? रघुनाथ काका की। तो उन्होंने एक नया नाव खरीदा और वह कनकापुर उसे लेकर के पहुंचे। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निष्पाद राज कहना शुरू कर दिया। तो बच्चों, निष्पाद राज जो थे उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया को नदी पार करवाया था। और यहाँ पर जो रघुनाथ काका हैं, जो बदलपुर के हैं, उन्होंने गांधी जी को माही नदी पार करवाई। तो लोगों ने उन्हें क्या कहना शुरू कर दिया? निष्पाद राज, निषादों के राजा। उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। अब देखिए, मध्य रात्रि हुई और समुद्र का पानी बहुत चढ़ आया था, तो बहुत जगह कुप अंधेरा था, कुछ भी अब स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था और जो दिए जलाए जा रहे थे उससे भी काम नहीं चल रहा था। थोड़ी देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सब के हाथों में दिए थे। यही नज़ारा नदी की दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास के आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। अब देखिए, जिस तरफ से गांधी जी नदी को पार कर रहे थे, दूसरी तरफ भी बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लेखक बताते हैं, रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया। रात 12 बजे क्या हुआ बच्चों? रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा जो है वह भर गया, पानी से लबालब भरा हुआ था। पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव पर पहुंचे। अब पानी इतना भर गया था कि गांधी जी के घुटनों तक आ गया था। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। अब लोगों ने गांधी जी की जय जयकार शुरू कर दी, सरदार पटेल की जय जयकार शुरू कर दी, जवाहरलाल नेहरू की जय जयकार शुरू कर दी। तो इन सभी नारों के बीच गांधी जी की नाव जो है वह रवाना हुई और उस नाव को ले जा रहे थे रघुनाथ काका, जिसे निषाद राज भी कहा गया। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। वहाँ जो लोग दूसरे तट पर गांधी जी का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी नारे लगाने शुरू कर दिए थे। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे। तो अब देखिए, लेखक कह रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ लोग पहाड़ी या घाटी के सामने कुछ बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ पुनः वापस लौट करके उन्हें सुनाई दे रही है। प्रतिध्वनि यानी गूंज। जब आप कोई शब्द बोलेंगे पहाड़ी या घाटी के पास, तो वह शब्द आपको वापस सुनाई देगी। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। अब कहते हैं कि जैसा महिसागर के पहले तट पे था, दूसरा तट भी वैसा ही था, दलदली जमीन से भरा हुआ।
1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात के 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। अब देखिए, रात के 1:30 बजे गांधी जी पहुंचे उस पार और फिर वह चले गए विश्राम करने के लिए, क्योंकि बहुत थक गए थे तो विश्राम करना भी जरूरी था। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग वहां आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वह अन्य सत्याग्रहियों के लिए भी वहां पर खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दांडी यात्रा में बहुत सारे लोग जो हैं वह उस जगह पे आने वाले हैं। तो बच्चों, यह थी कहानी दिए जल उठे। और इस कहानी में हमारे लेखक मधुकर उपाध्याय जी गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने की यात्रा के पूर्व की गई तैयारी का वर्णन कर रहे हैं। लेखक हमें बताते हैं कि गांधी जी के अलावा भी कई नेता थे जिन्होंने दांडी कूच में योगदान दिया था। दांडी कूच में सभी सत्याग्रहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे सभी ने मिलकर सभी कठिनाइयों का सूझबूझ के साथ निवारण किया। तो बच्चों, लेखक ने इस पाठ में इन्हीं सभी बातों पर प्रकाश डाला है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आई हो बच्चों तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।